तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी को। बात करें कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। कंपनी मेनली यार्न्स, टावल, बेडशीट, उसके साथ कंपनी पेपर और केमिकल बनाने का भी काम करती है और अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इंडिया के अलावा कंपनी एक्सपोर्ट में भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी रखती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में पिछले 5 साल में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि जो आज में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। यानी अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो जैसे हम बात की थी, कंपनी एक लीडरशिप कंपनी है। 3 चीज़ों में कंपनी काम करती है मेनली, यार्न बनाने का, टावल्स, बेडशीट, उसके अलावा पेपर एंड केमिकल्स। सबसे बात करें पेपर्स की तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर है। तो काफ़ी अच्छा पोजीशन कंपनी का पेपर बनाने में भी है। उसके बाद बात करें तो कंपनी जो पेपर्स बनाती है वो ब्रांडेड कॉपियर पेपर के सेगमेंट में, जो फोटो कॉपी वाले पेपर होते हैं उसमें नंबर 1 है नॉर्थ इंडिया के अंदर, यहाँ पे भी लीडिंग पोजीशन है। और साथ साथ एक लार्जेस्ट प्लेयर है टेरी टावल, यानी कि जो बाथरूम में यूज होने वाले टावल्स होते हैं उसको बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और साथ साथ जो होम टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे बेडशीट हो गई और दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी भी एक लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर। बात करें होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रॉम इंडिया। तो एक्सपोर्ट में भी कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करती है और विद इन इंडिया भी काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है। तो मेनली बात करें तो कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है होम टेक्सटाइल, यहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है 57% का। इसके अंदर कंपनी मेनली बेडशीट और टॉवल्स बनाती है, उसमें ऑर्गेनिक लिनन है, स्पा एंड होटल लिनन है, डिज़ाइनर लिनन है, इस तरह कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी इंडिया के अलावा इसमें इंटरनेशनल टेक्सटाइल ब्रांड भी होल्ड करती है। उसमें एक है मैकरॉन, जीवा और सॉफ्ट कंफर्ट, ये इसी कंपनी के ब्रांड हैं। उस समय कंपनी जो दूसरा सेगमेंट है यार्न बनाने का, यहाँ से कंपनी को 26% मिलता है और यहाँ पे कंपनी प्रीमियम कॉटन यार्न बनाती है डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का। यहाँ पे कंपनी ब्रांड होल्ड करती है, उनका नाम है एंड्यूरा, एपिटोम, मार्वेला, इस तरह कंपनी यार्न बनाने के जो ब्रांड है वो होल्ड करती है। फिर तीसरा सेगमेंट हो गया पेपर्स एंड केमिकल्स का। यहाँ से कंपनी को 17% अगर होता है और इसमें कंपनी ब्रांडेड कॉपियर पेपर, जो फोटो कॉपी वाले पेपर्स होते हैं मेनली वो बनाती है। उसके साथ साथ ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर्स भी कंपनी बनाती है। इसमें बात करें ब्रांड्स की पेपर के सेगमेंट में तो इसमें स्पेक्ट्रा है, माई चॉइस और डिजी प्रिंट, ये इसी कंपनी के ब्रांड्स हैं। उसके साथ कंपनी केमिकल बनाने का काम करती है। केमिकल्स कंपनी LR और AR ग्रेड के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो कि बैटरीज में यूज़ होते हैं और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। तो कंपनी तीनों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है, काफ़ी अच्छे ब्रांड भी कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तो कंपनी की पंजाब और मध्य प्रदेश में फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से कंपनी अपना काम करती है। काफ़ी अच्छी कंपनी कैपेसिटी भी है सब चीज़ें बनाने की। उसके साथ साथ कंपनी काफ़ी अच्छा अभी कैपेक्स भी प्लान कर रही है, काफ़ी अच्छे से अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है। और कंपनी का टोटल 2000 से 2100 करोड़ का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लान है, जिसके थ्रू कंपनी अपनी सारे ही जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी। उसमें बेड लिनन की जो प्रोडक्टिविटी है वो हो गया, यार्न की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हो गई। तो बात करें तो अभी तक कंपनी 2024 में फाइनेंशियल 2024 था उसमें 1400 करोड़ का ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुकी है। 2021 को आपको पता करना है, उसमें से लगभग 800 करोड़ पे कंपनी ने अभी 2024 में खर्च किए हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ कर लिया है। तो प्रोडक्ट की कैपेसिटी कंपनी इंक्रीज़ करी है। उसके साथ में कंपनी पावर जनरेशन का काम भी करती है अपने खुद के लिए, तो उसके भी पावर प्लांट हैं तो उसको भी कंपनी ने इंप्रूव करा है। 16 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाई है और साथ साथ सोलर प्लांट भी कंपनी ने नया लगाया है, उसमें 10 मेगावाट की कैपेसिटी इंक्रीज़ करी है और अभी आने वाले टाइम में और 2-3 साल में और इनको इंप्रूव करने की कंपनी काम कर रही है। अब क्योंकि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान करे हैं तो कंपनी ने जो लोन भी लिए हैं, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3:1 के रेशियो, यानी कि 3 टाइम्स कंपनी लोन लेगी और 1 टाइम्स कंपनी अपने पास से इक्विटी के थ्रू पैसे निकाल के इन्वेस्ट करेगी। तो बात करें तो अभी कंपनी का जो लोन है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। 2022 में कंपनी का लोन था
1570 करोड़ का, और अब लगभग 2100 करोड़ कंपनी का डेट हो गया है। तो थोड़ा डेट भी कंपनी पर आ गया है। एक्सपेंशन तो कंपनी ने कर लिया है, लेकिन उसको लोन का बर्डन भी थोड़ा बहुत आ रहा है। उसके बाद करें कंपनी के नेटवर्क की, कहाँ कहाँ कंपनी का ऑफिसेज हैं, सब चीज़ें हैं। तो कंपनी इंडिया के अलावा लगभग 90 देशों में प्रेजेंट है। 90 कंट्रीज में कंपनी का माल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे उसका माल सेल होता है। और कंपनी जो इंडिया में मार्केटिंग ऑफिस हैं उसमें चंडीगढ़, भोपाल, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे सब कंपनी ने अपने मार्केटिंग ऑफिस बना रखे हैं। और ओवरसीज़ मार्केट के लिए कंपनी के USA, दुबई और UK, इन सब जगह पे ऑफिस हैं। कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस कर रही है। तो जैसे बात की कंपनी इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में अपना माल बेचती है, तो कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है? तो कंपनी को इंडियन मार्केट से 38% रेवेन्यू होता है, US की मार्केट से 39% होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे कंपनी अपना माल बेचती है वहाँ से 23% का रेवेन्यू आता है। तो बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को US की मार्केट से आता है, उसके बाद इंडिया और बाकी दूसरी कंट्री से। तो ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और ओवरसीज़ मार्केट में भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस अपना कर रही है। फिर बात करें कंपनी के मेन क्लाइंट हैं, कौन कौन से मेन क्लाइंट हैं जो कंपनी की माल बेचने में उसकी हेल्प करते हैं। तो मेनली अमेजन है, डीमार्ट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, टारगेट, रिलायंस रिटेल, कॉस्टको, राल्फ लॉरेन, इस तरह की सारी कंपनियां हैं जिनसे माल खरीद के आगे बेचती हैं। तो कंपनी मेनली सारी चैनल के थ्रू माल बेच रही है। फ्लिपकार्ट, डीमार्ट की बात करें तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, सभी तरह के चैनल से कंपनी अपना माल बेच रही है और काफ़ी अच्छे से कंपनी सेल्स वगैरह भी आ रही हैं। फिर बात करें कंपनी फ्यूचर के फोकस की, तो जब बात की कंपनी ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके थ्रू अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रही है। उसके साथ कंपनी जो नॉन US मार्केट है, US में तो अच्छा खासा उसका काम चल रहा है, जो नॉन US मार्केट है, दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाह रही है। और नए नए जो फैशन बैडिंग वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है, उसके थ्रू कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी मार्केट कैप्चर करना चाह रही है। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो कंपनी के जो शेयर्स हैं मेनली प्रमोटर्स ने अपने पास ही रखे हुए हैं। ज़्यादातर जो शेयर हैं वो बेचे कंपनी के नहीं है। प्रमोटर्स पास में कंपनी के 73% शेयर है, जबकि मैक्सिमम 75% ही प्रमोटर रख सकते हैं इंडिया में, उतने ही लगभग प्रमोटर्स ने अपने पास रखे हुए हैं। FIs के पास में कंपनी के सिर्फ 3% शेयर हैं, DIs ने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है, और पब्लिक के पास में कंपनी के 24% शेयर हैं। तो कुल मिला बात करें तो FIDs के पास में एक तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रूम भी नहीं है इसके शेयर्स खरीदने की, ज़्यादातर प्रमोटर्स ने अपने पास रखे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी FIDs का नहीं दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक का ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है और प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है। FIDs ने कोई खास इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं किया हुआ है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी की प्रोफाइल की, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। इसमें बात की हर सेगमेंट में लगभग कंपनी जो है वो लीडर है, चाहे नॉर्थ इंडिया की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट वगैरह, सारी क्वालिटी अच्छी होगी, इसीलिए इतना ज़्यादा कंपनी की लीडरशिप वगैरह सब चीज़ें हैं। तो कहने की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। लेकिन जैसे बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो इसमें क्या है, स्लो ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी या सप्लाई हो जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, और वैसे ही सारी चीज़ें इसके अंदर भी दिखाई हमें देंगे। बाकी अब इसके आगे फाइनेंस चेक करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हमें कंपनी के बारे में पता लग जाएगी डिटेल्स। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हम चेक करते हैं। और यहाँ देखें तो 2020 में कंपनी के थे 4700 करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होकर 2024 में आ गए 6809 करोड़। तो जैसे हमने बात की थी कि इंडस्ट्री जो हमारी जो है ये टेक्सटाइल वाली, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है, स्लो इंडस्ट्री है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है, धीरे धीरे सप्लाई वगैरह बढ़ती है, उसी हिसाब से कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। और 10% के काफ़ी अच्छे सीजर से कंपनी की सेल्स बढ़ी है। 10% अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है इंडस्ट्री की वही 8-10% से बढ़ती है, तो उसी हिसाब से इंडस्ट्री भी यहाँ पे मतलब उसी हिसाब से कंपनी की सेल्स भी इंप्रूव हुई हैं। फिर बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020, 21, 22 तक तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ था, 18% और 22% तक भी गया है। लेकिन 2023 और 24 में देखें तो ये यहाँ पे कम हो गया, 15% फिर 14%। अब क्यों कम हुआ है, मेनली उसका जो रीज़न मुझे लग रहा है वो ये है कि 2023 में कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं, अपनी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए काम करा है। तो एकदम से तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो नहीं जाता, अभी शुरू में आपने सामान खरीदा या लेबर रखी, सब चीज़ करी, तो खर्चे एकदम से इंप्रूव हो गए, लेकिन उस हिसाब से सेल्स नहीं बढ़ी, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो मे बी अभी ये 1-2 साल से कंपनी का प्रॉफिट हमें मार्जिन कम होता दिखाई दे रहा है, वो इसी वजह से है। अदरवाइज फिर बात करें तो 14% का अभी भी काफ़ी अच्छा खासा मैनेज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी मैनेज कर रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की, तो सेम जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप डाउन हुआ है वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अप डाउन हुआ है। 2020 में 340 करोड़ था, फिर 2022 में 800 करोड़ तक भी चला गया, और फिर 442 करोड़, और अभी 2024 में 350 करोड़।
तो कंपनी प्रॉफिट में ही है, लॉस में तो नहीं गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हुआ। जैसे बात की थी, कंपनी का मार्जिन कम हो गया, तो सेल्स तो बढ़ी है लेकिन मार्जिन कम हो गया, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। फिर बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो के डेटा की, तो एक कैश रिच कंपनी दिखाई दे रही है मेरे को। पिछले 4 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो मैनेज करी थी, लेकिन 2024 की बात में इसमें 360 रुपये कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। उसका रीज़न वही कैपिटल एक्सपेंडिचर के, पहले कंपनी ने लोन लिया और साथ साथ अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी 2021 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं अपना पैसा भी उसको लगाना पड़ेगा, इसी वजह से कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। अदरवाइज बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही थी। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी हर साल डिविडेंड पेमेंट कर रही है पिछले 5 साल से, और 40-50% की एवरेज पिछले 5 साल की आ रही है। तो अच्छा खासा डिविडेंड पेमेंट करने वाली भी कंपनी है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी, जो एक ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसका सेल्स भी बढ़ता रहे, बिजनेस बढ़ता रहे और साथ साथ थोड़ा बहुत हमें जो है डिविडेंड पेमेंट भी मिलता रहे। तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पेमेंट भी करती है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लिया है, अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0.49, यानी कि लगभग 50% का जो अमाउंट है वो कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी के अगेंस्ट। जितने अपने पैसे लगाए हैं उसका आधा लोन भी लिया है। तो मैं बात की थी, कंपनी ने अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लोन लिया है, तो इसलिए कंपनी का डेट काफ़ी इंप्रूव हो गया है। तो अब इसको कंपनी अच्छे से मैनेज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी हाई डेट कोई भी होल्ड करती है तो हाई रिस्की कंपनी बन जाती है। लेकिन अभी कंपनी 0.5 के मार्क के आसपास ही, तो बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी नहीं है। साथ साथ बात करें कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज की, तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है 4 टाइम्स का, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 5 टाइम या 6 टाइम होता तो काफ़ी अच्छा कहा जाता था। तो ठीक ठाक है कंपनी का, डेट भी अच्छा खासा कंपनी होल्ड करती है और इंटरेस्ट कवरेज भी कंपनी का ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बहुत पैसा कंपनी उससे आराम से इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी। 3-4 साल का कंपनी का पैसा अवेलेबल है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न आ रहा है सिर्फ 8% का, और पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है 13% की। अब क्योंकि कंपनी का पिछले साल प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, उसी वजह से कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी कम आ गया और पिछले 5 साल की एवरेज भी कम हो गई। अब कम है तो है, चाहे कोई भी उसका रीज़न है, लेकिन बात करें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न इक्विटी कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है। 15% का मिनिमम मार्क होता है और पिछले साल तो काफ़ी डाउन हो गया है और एवरेज भी ठीक ठाक ही आ रही है। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी वैसे तो ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, इस वजह से कंपनी प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुए हैं, तो उस वजह से हमें सारा डेटा उस हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें तो अच्छे फाइनेंशियल है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है और जो कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा कंपनी की सेल्स वगैरह इंप्रूव हो जाएंगी और मे भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाए। तो अभी की बात करें तो कंपनी ठीक ठाक फाइनेंशियल होल्ड करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज से फाइनेंशियल कंपनी के हैं और एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना भी ठीक नहीं है। ठीक ठाक फाइनेंशियल कंपनी अभी होल्ड कर रही है। तो हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज के दिन का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसका कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी का था 541 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो, 2023 में 647 करोड़ और 2024 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी 360 करोड़। अब तीनों के साल के इस फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो उसका हम पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल की फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 280 करोड़ रुपये, यानी कंपनी लगभग हर साल 280 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो कमा रही है। अब इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है, वो आती है 14,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 280 करोड़ रुपये हर साल हमें कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए हमें 14,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो गई पूरी कंपनी की वैल्यू, तो अभी हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, हमें कुछ शेयर खरीदने हो सकते हैं, तो उसके लिए इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की पर शेयर की वैल्यू आ रही है 28 रुपीज़, यानी कि 28 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है, तो कंपनी का फेयर प्राइस हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की कि अभी एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 32 रुपीज़ का, और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है, तो ना कंपनी ओवर वैल्यूड है ना कंपनी अंडर वैल्यूड, यानी कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में नहीं मिल रहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कंपनी जो भी फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हो उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया, चाहे फ्री कैश फ्लो है या प्रॉफिट है, सेल्स है, जो भी है वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, क्या कॉम्पिटिशन आ जाएगा, चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम अपना अच्छे से जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं तो मार्जिन सेफ्टी कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे हमने 28 रुपीज़ का फेयर प्राइस निकाला तो 50% अगर 14 रुपये के आसपास मिल जाए इसके शेयर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बात करें तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 32 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अभी हमें डिस्काउंट या मार्जिन सेफ्टी इस कंपनी में नहीं मिल रहा।
बात करें कंपनी की प्रोफाइल की, तो कंपनी अच्छा खासा प्रोफाइल होल्ड करती है, काफ़ी चीज़ों में कंपनी लीडर भी है, लेकिन हमें सस्ती नहीं मिल रही है। दूसरी बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जहाँ से कंपनी को मेनली रेवेन्यू आता है, तो एक स्लो इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी आने वाली इसमें ऐसा नहीं है, सिंपल चीज़ें चलती रहती हैं। बात करें इंडिया की, तो 8 से 10% हर साल इंडस्ट्री बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस अभी नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे भी तो काफ़ी स्लो इंप्रूवमेंट होगी और लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल 7 साल, वो वैसे भी करना चाहिए। तो इसमें भी अगर आप 5-7 साल के लिए होल्ड करेंगे तो मे भी आपको थोड़ा बहुत इसमें बेनिफिट अच्छे से मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो अभी जल्दी से कुछ मुझे होने वाला लगता नहीं है। तो सर बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं लग रहा है, ठीक ठाक कंपनी है, ठीक ठाक प्राइस पे मिल रही है, तो थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करना चाहते कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा बेटर है आप कोई और ऑप्शन देख लें जिसमें थोड़ी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो और कंपनी सस्ते प्राइस मिल रही हो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। दूसरा जैसे मार्केट भी कभी अप कभी डाउन, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, मार्केट गिर जाए तब अच्छे जो कंपनी होती हैं वो भी सस्ते प्राइस में मिल सकती हैं। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।